हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए किया गया। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेव है इस तरह से। ठीक है। इसे कहा जाता है क्रेस्ट और इसे कहा जाता है ट्रफ। ठीक है। मान लीजिए कोई एक लाइट सोर्स है जो इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा लाइट जो सोर्स है वो इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो इन दो वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी वो कैसे मतलब फॉर्म होने वाली है। देखो बच्चे, यहाँ पे क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है और ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। ठीक है। इन दोनों के मिलने से एक रिजल्टेंट वेव कंस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, और इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरी बात, अगर आपके पास इस तरह से एक फर्स्ट वेव फॉर्म है जबकि दूसरी वेव फॉर्म इस तरह से है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रेस्ट का इंटरफेरेंस ट्रफ के साथ हो रहा है और ट्रफ का इंटरफेरेंस क्रेस्ट के साथ हो रहा है। तो इन दो वेव्स के जुड़ने से आपके पास कुछ नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पे डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखो, ये दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, यानी कि इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, डार्कनेस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सोर्स इस तरह की लाइट रे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक। और यहाँ पे एक सेकंड सोर्स है जो मान लीजिए इस तरह की लाइट रे को फॉर्म कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक। अब देखो, स्क्रीन पर आपको ब्राइटनेस नजर आएगी या फिर डार्कनेस नजर आएगी, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव। देखो, यहाँ पे क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है और ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक। लेकिन जो फर्स्ट वेव है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। ठीक है। फर्स्ट वेव ने एक एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। अब कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस जो है फर्स्ट वेव वो एक्स्ट्रा कवर कर रही है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम वेव लेंथ कहते हैं, एक वेव की लेंथ, यानी कि फर्स्ट वेव ने लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया। ठीक है। तो इन दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा। दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। और अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। तो इंटरफेरेंस कैसा रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, एक दूसरा केस मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट सोर्स ने इस तरह की लाइट रेज फॉर्म की जबकि सेकंड सोर्स ने इस तरह की लाइट रे फॉर्म की। ठीक है। अब अगेन क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक। लेकिन जो फर्स्ट वेव है वो सेकंड के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। और फर्स्ट वेव ने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लैम्डा, यानी कि फर्स्ट वेव जो है वो सेकंड वेव के कंपैरेटिवली 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है, यानी कि दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो या फिर n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी फॉर्म होगा जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो। ठीक। अब मान लीजिए दूसरा केस हम अज्यूम करेंगे। फर्स्ट सोर्स इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो सेकंड सोर्स है वो मान लीजिए इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक। अब यहाँ पे ट्रफ टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रही है एंड क्रेस्ट टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब देखो बच्चे, फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वेव की लेंथ है लैम्डा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव लेंथ की वैल्यू रहेगी लैम्डा बाय 2।
यानी कि इन दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहेगी λ/2। ठीक है, तो देखो अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस कैसा रहेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब सेकंड केस हम देखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट लाइट सोर्स ने इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस की, जबकि सेकंड लाइट सोर्स जो है वो इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो अब इस केस में देखो बच्चे, अगेन ट्रफ टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस एंड क्रेस्ट टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक, अब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में पाथ डिफरेंस कितना होगा? यहाँ से ये लेके यहाँ तक λ/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है 3λ/2 के इक्वल। ठीक है, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, यानी कि दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस 3λ/2 के इक्वल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। ठीक है, 3λ/2। इसी तरह से अगर पाथ डिफरेंस 5λ/2 के इक्वल होगा तब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज करेंगे। अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस रहेगा आपका डिस्ट्रक्टिव। ठीक, और अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तो इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव। अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होता है देन इंटरफेरेंस विल बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे साइड पे लिख लूँगी। ठीक, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर पाथ डिफरेंस ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी फॉर्म होगा अगर पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा के इक्वल होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे, जो कि है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट नाम से पता चल रहा है हमने दो स्लिट्स का यूज किया है इस पे। ठीक, अब देखो बच्चे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने पास दो स्लिट्स होंगी। ठीक है, स्लिट्स क्या होती है? बिल्कुल नैरो ओपनिंग रहती है। इन नैरो ओपनिंग से लाइट रेज जो होंगी वो पास होंगी, बाकी दूसरे रीजन से लाइट रे पास नहीं हो पाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लिया है, कॉमन लाइट सोर्स का हम यूज करेंगे ताकि दोनों स्लिट से सेम वेवलेंथ की लाइट रेज पास हो सके। ठीक है, ये दोनों सोर्सेज हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? ऐसी लाइट रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ से इस तरह की लाइट रेज पैदा हो रही हैं तो यहाँ से भी जो लाइट रेज पैदा होंगी, जो एमर्ज होंगी, उनकी वेवलेंथ सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, मान लीजिए स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन को प्लेस करके रखा है, एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक, अब देखो यहाँ से लाइट रेज यहाँ पर फॉल कर रही है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। ठीक, यहाँ से लाइट रेज इधर फॉल करी और इस रीजन से भी लाइट रेज इधर फॉल करी। ठीक है, दोनों जो रेज होंगी वो सेम पाथ कवर कर रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से लाइट रेज फॉल करी और यहाँ पे भी लाइट रेज इस तरह से जा रही हैं, पास हो रही हैं। क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस, ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, यानी कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस रहेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ब्राइटनेस आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये रे और ये रे दोनों इक्वल पाथ कवर कर रही हैं। ठीक, तो अब ये तो हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट रे इस तरफ फॉल हुई, इस पॉइंट पर फॉल करी, और दूसरी लाइट रे यहाँ से इस पॉइंट पर फॉल करी। ठीक है, ठीक, अब देखो बच्चे, बिल्कुल दिखती सी बात है कि दोनों रेज सेम पाथ नहीं कवर कर रही हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट रे वो शॉर्टर पाथ कवर कर रही है, लेकिन जो सेकंड रे है वो लार्जर पाथ कवर कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूंगी।
इस पॉइंट के बाद दोनों रेज ने सेम पाथ कवर किया, लेकिन जो सेकंड रे है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया सेकंड रे ने? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा ये है पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस है ये इन दो वेव्स के बीच में है। सेकंड जो लाइट रे है ये इतना एक्स्ट्रा पाथ या फिर इतना एक्स्ट्रा लेंथ कवर कर रही है। ठीक, अब देखो बच्चे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है यहाँ पे। ठीक, ये एंगल थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री। सो मैं इस ट्राइंगल का यूज करूंगी यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मान लीजिए डी के इक्वल है। ठीक, तो इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये ए बी सी। इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड ये और ये आ जाएगा बेस के इक्वल। So sine theta is equals to perpendicular. Perpendicular is path difference divided by hypotenuse, and hypotenuse is distance between the two slits. ठीक है, so since the angles are very small, therefore sine theta can be written as theta. ये reason मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं और टैन थीटा को हम टैन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है और राइट हैंड साइड पे बनेगा पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक, तो ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंडली देखो बच्चे, यहाँ पे ठीक, अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल है या फिर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो, लैम्डा के इक्वल हो, टू लैम्डा के इक्वल हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो बच्चे, अगर फर्स्ट कंडीशन में दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्म होना है? ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो अब देखो, हम निकालना चाहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि मैं एक्स एन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। एक्स एन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसे हमने एक्स एन के इक्वल कंसिडर किया है। ठीक, अब देखो, मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहती हूँ, मैं एक्स एन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, राइट। अब एक्स एन मुझे इस ट्राइंगल से तो नहीं मिल सकता, तो एक्स एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट के साथ। ठीक, दूसरा मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी इसके साथ। तो यहाँ पे मैं अगेन इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी इस पॉइंट के साथ। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये आप प्रूव कर सकते हो, ये पूरा आपका 90 के इक्वल रहेगा, ये 90 और ये आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये जो एंगल रिमेनिंग रहेगा ये थीटा के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से मैं टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे ये साइड निकालनी है। ठीक है, इस साइड का मैंने यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक, तो इसे मैं ओ कंसिडर कर लेती हूँ और इसे मैं एम कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक, और इस पॉइंट को मान लीजिए स्मॉल डी। ठीक, सो इन ट्राइंगल डी एम ओ, इस ट्राइंगल का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक, इस ट्राइंगल से टैन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास है एक्स एन के इक्वल एंड बेस अपने पास है कैपिटल डी के इक्वल। ठीक है, नाउ अगेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो टैन थीटा को हम थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एन ओवर डी के इक्वल। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, यानी कि राइट हैंड साइड में हो जाएंगी सेम। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है और उससे हमें मिला पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू एक्स एन ओवर कैपिटल डी। ठीक है,
अब देखो बच्चे, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मेशन हो रही है। ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मेशन तभी होगी जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस रहा होगा एन लैम्डा का। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है ना, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर constructive interference, the path difference between the two waves should be equals to n lambda। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की जगह पे आएगा n lambda over d is equals to xn divided by d, राइट। और यहाँ पे xn, मैं xn nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक, तो यहाँ से xn को लिखा जा सकता है, d को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा d n लैम्डा ओवर स्मॉल d और n लैम्डा d ओवर स्मॉल d। ये है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सो ये है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, दैट इज xn इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d। तो हमने nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल दिया है सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक है, कोई nth ब्राइट फ्रिंज है, देखो स्क्रीन पर इस तरह का पैटर्न हमारे पास बनेगा, इधर ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट फ्रिंज। तो सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब देखो बच्चे, ये जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो होते हैं ना, ये वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वेव्स इंटरफेयर करके ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की फॉर्मेशन करते हैं। अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जब क्रेस्ट टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है तो डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, अब ये जो फ्रिंजेस बने, ये हमने लाइट की हेल्प से ऑब्टेन किए। ठीक है, ये जो आपके पास फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये लाइट की हेल्प से हमने ऑब्टेन किए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट का नेचर होता है वो भी वेव नेचर होता है। ठीक है, तो लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उसको ऑब्टेन हुए फ्रिंजेस। ठीक है, फ्रिंजेस तो सिर्फ वेव्स ही पैदा कर सकती हैं, लेकिन हमने फ्रिंजेस को ऑब्टेन किया लाइट की हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का भी वेव नेचर होता है। ठीक, तो ये हमने निकाला डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिंज विड्थ आपसे पूछी जाती है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमने nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल दिया सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक डार्क फ्रिंज होगा, ऐसे ही है ना, ब्राइट फ्रिंज है, देन डार्क है, देन ब्राइट है, देन डार्क है, देन ब्राइट है, देन, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज है, बीच में डार्कनेस है, देन फिर से एक ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये nth ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये xn प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज है। ये है आपके पास n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज। जैसे मान लीजिए नाइन्थ फ्रिंज है, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो ये क्या होगा, 10th ब्राइट फ्रिंज। ठीक, हमसे ये पूछा जाता है कि बीच में जो डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है और यहाँ पे डार्क फ्रिंज की क्या विड्थ होगी, कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, बीच में डार्क होगा और दोबारा से ब्राइट होगा, तो ये जो बीच में डार्क फ्रिंज है इसकी विड्थ हम निकालना चाहते हैं, यानी कि इस रीजन की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर xn प्लस 1 से मैं xn माइनस कर दूँ, ये है xn, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस xn, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस xn प्लस 1, अगर xn प्लस 1 से xn माइनस कर दिया जाए तो उससे आपको डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आप कैसे निकाल सकते हो, xn प्लस 1 माइनस xn से। ठीक है, xn प्लस 1 माइनस xn से आपको इस डार्क फ्रिंज की
फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। इसे हम बिट्टा से शो करते हैं। ठीक, तो इसे मैं अब हटा देती हूँ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक, सो एक्स एन प्लस वन क्या होगा, एक्स एन है अपने पास एन लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। ठीक, तो जहाँ पे एन है बेटा वहाँ पे हम एन प्लस वन कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे एन है वहाँ पे हम एन प्लस वन कर देंगे, तो ये बनेगा एन प्लस वन लैम्डा ओवर डी माइनस एन लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा डी ओवर डी ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से हमने ओके माइनस एन। ठीक है, यहाँ से एन लैम्डा ओवर डी और यहाँ से भी एन लैम्डा ओवर डी ये ले लिया हमने कॉमन, एन प्लस वन माइनस एन, माइनस एन से प्लस एन कैंसिल, तो ये बना लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, यानी कि जो डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आ रही है लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। ठीक है, ओके ठीक। तो अब देखो बच्चे, हमने डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकाल ली है, अब इसी तरह से हम ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। ठीक, तो हम फिर से इस पोर्शन को मैं हटा दूंगी यहाँ से। अब देखो बच्चे, अब ये सेकंड पोर्शन रहेगा आपका डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्राइट फ्रिंज था, इसके बाद ये डार्क फ्रिंज है। ठीक है, तो इस बार मैंने कंसीडर किया कि एक्स एन डैश जो है वो डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से लाइट रेज इस पॉइंट पर फॉल करी ऐसे, और यहाँ से भी लाइट रेज इस पॉइंट पर फॉल करी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, ये एंगल थीटा रहेगा। अब देखो बच्चे, डार्क फ्रिंज कब बना होगा, जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस रहा होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इस ट्राइंगल से फिर से वही साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ओवर डी, सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक, अब मुझे इस डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसके लिए मुझे फिर से कंस्ट्रक्शन करनी होगी जैसे मैंने लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल रहने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एन डैश डिवाइडेड बाय डी। तो ये हो गया, tan थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो पाथ डिफरेंस ओवर डी इज इक्वल टू एक्स एन डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंज कब फॉर्म हुआ होगा, जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस रहा होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पाथ डिफरेंस की जगह पे हम लिखेंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2 एंड स्मॉल डी ऑलरेडी यहाँ पे है इज इक्वल्स टू एक्स एन डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, अब इस कैपिटल डी को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d इज इक्वल्स टू एक्स एन डैश। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस उठा के खाली यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स एन डैश की वैल्यू मुझे मिल गई, बाकी सारी टर्म्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये डार्क फ्रिंज है, ये nth डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज है, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे n+1th डार्क फ्रिंज होगा। ठीक है,
मान लीजिए देखो यहाँ पे ये डार्क फ्रिंज आ रहा है ना, फिर यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज है, ये आपका ब्राइट फ्रिंज बना, उसके बाद फिर से ये डार्क फ्रिंज बनेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या रहेगा, डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक ये डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है एक्स एन डैश, राइट। अब देखो बच्चे, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये होगा एक्स एन प्लस वन डैश, यानी कि पोजीशन ऑफ एन प्लस वन डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, देन ये डार्क फ्रिंज है। तो इस डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से है एक्स एन प्लस वन डैश। ठीक, अब बीच में आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज लाई कर रहा है, इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, इस ब्राइट फ्रिंज की हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी होगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये हमें मिलेगी एक्स एन प्लस वन डैश माइनस एक्स एन डैश से। जैसा प्रोसीजर हमने ब्राइट के लिए किया था, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे आप एन प्लस टू लिखिए। तो टू इंटू एन की जगह पे आपने लिखना है एन प्लस वन माइनस वन लैम्डा डी ओवर टू डी माइनस एक्स एन डैश गिवन है आपके पास टू एन माइनस वन लैम्डा डी ओवर टू डी। ठीक है, एन प्लस वन में क्या किया था हमने, एन की जगह पे खाली एन प्लस वन लिखा, बाकी सारी टर्म्स हमने एज इट इज रखी। ठीक, अब देखो लैम्डा डी ओवर टू डी, लैम्डा डी ओवर टू डी ये ले लेंगे हम कॉमन, तो ये आपके पास बनेगा लैम्डा डी ओवर टू डी, और अंदर रह गया टू एन प्लस वन माइनस ऑफ टू एन माइनस वन। ठीक है, और ये बना बेटा लैम्डा डी ओवर टू डी, टू एन प्लस टू माइनस वन, टू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन एज इट इज रखा, देन माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, टू एन से टू एन कैंसिल, और टू बचेगा यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर के टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल रहेगी। यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है और डार्क फ्रिंज की विड्थ, दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्राइट फ्रिंज थी इसकी फ्रिंज विड्थ भी लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल आ रही है। जो आपके पास डार्क फ्रिंज थी इसकी फ्रिंज विड्थ भी लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल आ रही है। यानी कि यंग्स डबल स्लिट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उस पे ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ एंड डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ दोनों सेम आएंगी। ठीक है, और वैल्यू रहेगी आपके पास लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल, वेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।